हेलो डियर स्टूडेंट्स, यूपी बोर्ड क्लास 10th के मैथ का बोर्ड द्वारा जारी किया गया जो मॉडल पेपर है उसमें हम सॉल्व करेंगे जो 6 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो 6 नंबर के 6 प्रश्न आते हैं जिसमें 3 आपको करना होता है। तो 6 में 3 करना होता है। तो बोर्ड द्वारा जारी किया गया जो 6 नंबर के प्रश्न हैं उनको हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए, तीसरा, चौथा और पांचवा। तीसरा, चौथा और पांचवा। तो तीसरे में 2 होता है, चौथे में 2 और पांचवें में 2। तो चलिए तीसरा ये जो है पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें 2 अंकों की एक संख्या, उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। ठीक है, तो पहले तो मान लेते हैं कि माना संख्या का, अब देखिए अंकों का स्थान उलटने वाली बात कर रहे हैं ना। तो जैसे मान लीजिए ये संख्या 25 है आपकी, तो इसमें जो है 2 दहाई और 5 इकाई है। तो ये 25, यदि इकाई दहाई आपको पता हो तो संख्या कैसे बनेगी। देखिए दहाई में 10 से गुणा करेंगे और इकाई को जोड़ देंगे तो आपकी ये संख्या बन जाएगी। ठीक, ये 25 बन गई। अब यदि स्थान बदल दें, ठीक है, तो बन जाएगी 52। यानी दहाई यहाँ हो गई 5, इकाई हो गई 2, तो दहाई 5 है। कितनी है? 5 है। तो 5 गुणे 10 धन इकाई को जोड़िए तो कितना आएगा? ये 50 धन 2 यानी 52 तब आएगा। बात समझ में आई? तो देखिए इकाई और दहाई पता है तो संख्या कैसे बनाए हमने। दहाई में 10 से गुणा करिए, इकाई को जोड़ दीजिए। ठीक है, स्थान बदलेंगे तो जो इकाई है वो दहाई बन जाएगा, जो दहाई है वो बन जाएगा इकाई। ठीक है, तो अब हमको मानना पड़ेगा क्या कि संख्या का इकाई और दहाई। तो माना संख्या का इकाई x और दहाई जो है y है। ठीक, अब संख्या बना लेंगे हम। संख्या हमारी बन गई कितनी बताइए? दहाई में 10 से गुणा करिए तो 10y, इकाई को ऐसे लिख दीजिए, ये आपकी संख्या बन गई। अब क्या करेंगे? स्थान बदलने पर बनी संख्या भी निकाल लो। स्थान क्या लिखे हैं? स्थान उलटने पर ना, अंकों को उलटने पर कह रहे हैं, स्थान बदलने लिख दे रहे हैं हम। स्थान बदलने पर बनी संख्या क्या होगी? स्थान बदलने पर बनी संख्या क्या हो जाएगी? जो दहाई है ये इकाई हो जाएगा, ये इकाई है ये दहाई बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा? 10x प्लस y, ये संख्या बन गई हमारी भैया स्थान बदलने पर। ठीक, अंकों का योग जो है वो कितना कह रहे हैं? 66। तो यहाँ हम लिखेंगे प्रश्नानुसार या कह लीजिए प्रथम शर्तानुसार तो प्रथम शर्त के अनुसार हमको क्या मिला कि अंकों का योग जो संख्या है और उलटने पर जो बनी संख्या है इन दोनों का योग 66 है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? 10y प्लस x और फिर प्लस 10x प्लस y बराबर 66 कर लीजिए। अब x वाला x में जोड़ लीजिए, y वाला y में। तो 10x 1x कितना हो जाएगा? 11x और 10y 1y 11y बराबर 66। 11 से भाग दे दीजिए तो x ये बन जाएगा आपका x प्लस y बराबर कितना? 11 छक 66 6। ये बन गया समीकरण 1। ठीक, फिर आगे कह रहे हैं कि यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। तो देखिए दूसरी शर्त में क्या कहा जा रहा है, यहाँ लिखेंगे, चलिए इधर लिख देते हैं। ठीक, दूसरी शर्त में क्या कहा जा रहा है, यहाँ लिखेंगे दूसरी
शर्तानुसार। ठीक, दूसरी शर्त में क्या कहा जा रहा है, अंकों का अंतर 2 है। तो चलिए किसको बड़ी संख्या माने, यक्स को। बहुत अच्छे, तो यक्स माइनस वाई बराबर 2, ये समीकरण 2 बन गया भाई। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करना है, तो दोनों को सॉल्व करने के लिए करेंगे क्या बताइए। यहाँ माइनस वाई है प्लस वाई, तो क्या करें, समीकरण 1 व समीकरण 2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने पर तो दोनों को जोड़िए, क्या मिलेगा, यक्स प्लस वाई बराबर 6 और इधर यक्स माइनस वाई बराबर 2। अब ये देखिए y से y कैंसिल, तो ये मिल गया हमारा 2x बराबर 8, तो x बराबर 8/2, काट दीजिए 4, तो x का मान आ गया 4। ठीक, अब क्या करें, यक्स का मान समीकरण 1 या फिर 2 में रख लीजिए। ठीक, तो यहाँ क्या लिखें, यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए यक्स की जगह 4 रख दीजिए भैया, तो कितना आएगा, 4 प्लस वाई बराबर 6। अब y बराबर 6 माइनस 4, तो y का मान कितना मिल गया, 2। अब हमको निकालनी है संख्या, तो यहाँ से लिखेंगे संख्या क्या है, 10y प्लस यक्स, यही ना है। अब 10 गुणे y का मान 2 प्लस यक्स कितना है, 4। अब ये हो गया कितना, 20 प्लस 4 यानी 24। वो संख्या कौन सी बन गई, 24। ठीक, अंकों का अंतर 2 है। और इनको उलटने पर जो संख्या बनेगी वो कितनी बनेगी, 42। 42 और इस 24 को जोड़ेंगे तो कितना, यही 66 आएगा ना। देखिए दोनों का अंतर कितना है, 2 है, उलटने पर बनी संख्या को जोड़ देंगे तो 66 आ जाएगा, हो गया हमारा। ठीक है, ये पहला सवाल तो समझ में आ गया होगा, नहीं आया फिर से एक बार समझ लीजिए, पूरा डिटेल में बताएं ना, फिर से बताएंगे समझ आएगा। अगला देखते हैं। ठीक है, ये अथवा वाला प्रश्न, इसको देखिए क्या कर रहे हैं कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए पहले तो मान लेते हैं हम, है ना, क्या मानेंगे कि माना नूरी की आयु यक्स वर्ष। ठीक, फिर सोनू की आयु कितना, वाई वर्ष। अब कह रहे हैं 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु कितनी गुनी थी, तो 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु निकाल लेते हैं। जैसे अभी मान लीजिए आप कितने वर्ष के हैं, 16 वर्ष के हैं, तो 5 वर्ष पूर्व कितने वर्ष के थे, 5 वर्ष पूर्व कितने वर्ष के थे, 11 वर्ष के थे ना। तो जितनी भी आयु है वर्तमान में, यदि पूर्व वाली आयु निकालनी है तो घटा दीजिए भाई। जैसे मान लीजिए आप 15 वर्ष के हैं, तो 3 वर्ष पहले कितने वर्ष के थे, 12 वर्ष, समझ गए। तो वैसे नूरी की आयु अभी यक्स वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व, यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी हो जाएगी भाई, कितनी थी, है ना, 5 वर्ष पूर्व, तो यक्स माइनस 5 वर्ष। ठीक, अब फिर 5 वर्ष पूर्व जो है सोनू की आयु भी लिख लीजिए, 5 वर्ष पूर्व सोनू की
आयु अभी कितनी है y, तो 5 वर्ष पूर्व y माइनस 5, ये हो गई दोनों की आयु। अब कहा जा रहा है कि नूरी की आयु जो है वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अब समझिए, जैसे मान लें ये 10 है, ये 2 का कितने गुना है, 5 गुना है। 10 2 का 5 गुना है, तो इसका मतलब इस 2 में अगर हम 5 से गुणा कर दें तो हो जाएगा दोनों बराबर। ये 10 जो है ये 2 का 5 गुना है, तो 10 में नहीं 2 में गुणा करना पड़ेगा। इसी प्रकार से समझिए कि 12 जो है ये 4 का कितने गुना है, 12 जो है ये 4 का कितने गुना है, 3 गुना है, तो इसमें 3 से गुणा करिए तो ये 12 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ कहा जा रहा है कि नूरी की आयु जो है वो सोनू की आयु की कितनी गुनी है, 3 गुनी। तो यहाँ हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्न के अनुसार क्या मिलेगा, ये हमारा हो गया कितना, नूरी की आयु 5 माइनस x, और इधर ये सोनू की आयु y माइनस 5, ये हो गया। अब नूरी की आयु कितने गुनी है, 3 गुनी है, ये वाला 3 गुना है, तो इसमें ना 3 से गुणा करेंगे तब ना बराबर होगा, तो इसमें करिए 3 से गुणा, हो गया। अब यहाँ से इसको सॉल्व करके समीकरण बना दीजिए। तो कैसे करेंगे, x माइनस 5, यहाँ लिखेंगे x माइनस 5 और बराबर 3 से इधर गुणा करिए, 3y माइनस 15। अब यहाँ लिखेंगे x माइनस 3y और बराबर ये माइनस 15 है, 5 को इधर लाइए प्लस 5 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से समीकरण बना दीजिए इसका, ये समीकरण क्या बनेगा, x माइनस 3y बराबर, इसको घटाइए आएगा माइनस 10, ये हो गया आपका समीकरण 1। ठीक। अब देखिए दूसरी कंडीशन में क्या कहा जा रहा है, दूसरी कंडीशन में कह रहे हैं कि 10 वर्ष पश्चात यानी 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु बताइए। तो 10 वर्ष पश्चात, अब यदि 10 वर्ष पश्चात आयु निकालनी तो कैसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए आप अभी 15 वर्ष के हैं, कितने वर्ष के हैं, 15 वर्ष, तो 10 वर्ष पश्चात कितने हो जाएंगे, 25, 10 जोड़ेंगे ना। तो ठीक इसी प्रकार से इसको भी हम निकालेंगे, कैसे, यहाँ लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितनी हो जाएगी भाई, अभी तो x है ना, तो 10 वर्ष पश्चात यानी 10 वर्ष बाद x प्लस 10 हो जाएगी। अब फिर ऐसे निकालेंगे 10 वर्ष पश्चात किसकी, सोनू की आयु, 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु कितनी है, y प्लस 10, ये हो जाएगा y प्लस 10। ठीक। अब देखिए यहाँ फिर से लिखेंगे दूसरी शर्तानुसार, यहाँ से फिर से लिखेंगे दूसरी शर्त अनुसार, यहाँ लिखिए दूसरी शर्तानुसार। तो दूसरी शर्त में क्या कहा जा रहा है, ये नूरी की आयु जो है x माइनस कितना, x प्लस 10 वर्ष है, और सोनू की आयु y प्लस 10 वर्ष है। अब इसमें कह रहे हैं कि 10 वर्ष पश्चात जो है नूरी की आयु सोनू के आयु की 2 गुनी हो जाएगी, ये वाली 2 गुनी हो जाएगी, तो इसमें ना 2 से गुणा करेंगे, तो 2 से कर लीजिए गुणा 2 से। अब ये आपका आएगा x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20, तो यहाँ से मिलेगा x माइनस 2y बराबर 20, इस 10 को इधर लाइए माइनस 10, अब ये मिला x माइनस 2y बराबर 10, ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से,
अब इसको सॉल्व करिए भाई, क्या किया जाए। यही लिखते हैं समीकरण 1 व 2 को क्या करें। इसमें देखिए यक्स है, यहाँ भी यक्स है, तो घटा दीजिए। समीकरण एक में से समीकरण 2 को घटाने पर यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। अब दोनों को घटाइए भाई, तो क्या मिलेगा यहाँ से यक्स माइनस 3y बराबर -10 और ये दूसरा वाला यक्स माइनस 2y बराबर 10। अब घटाइए, माइनस का ये प्लस हो गया, ये माइनस, यक्स से यक्स कैंसिल। अब ये देखिए ये माइनस ये प्लस घट जाएगा तो कितना आएगा -y और इधर -20, तो y बराबर आ गया 20। दोनों तरफ माइनस हटा दीजिए तो y 20 वर्ष हो गया। y मतलब सोनू की आयु, सोनू की आयु 20 वर्ष हो गई। अब निकालना है नूरी की आयु, तो नूरी की आयु कितनी हो जाएगी। यहाँ से हम जो है अब करेंगे समीकरण किसमें रखें, 1 या 2 में, जिसमें आपको अच्छा लगे रख लीजिए। y का मान समीकरण कौन सा 2, समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 में रखिए, कहाँ है, ये है, तो यक्स माइनस 2 गुणे y की जगह 20 बराबर 10, तो ये हो गया यक्स माइनस 40 बराबर 10, तो यक्स बराबर 10 प्लस 40, तो यक्स का मान आ गया कितना 50, यक्स का मान 50 वर्ष। इतना लिखने के बाद अब लास्ट में इसका उत्तर लिखेंगे आप कैसे, कि नूरी की आयु कितनी आ गई, यहाँ लिखेंगे नूरी की आयु, ठीक। नूरी की आयु कितनी है, यक्स माने ना, तो यक्स का मान आया 50 यानी 50 वर्ष। और दूसरा कौन है, सोनू, तो सोनू की आयु कितनी है, y है और y का मान आया है 20, तो ये हो गया 20 वर्ष, ठीक। इस प्रकार से ये आपका आंसर हो गया। अब चलिए अब लगाते हैं चौथा प्रश्न, ठीक है। ये इसमें क्या कहा जा रहा है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 अंश हैं। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी निकालिए। देखिए क्या कहा जा रहा है कि एक बहुमंजिल भवन है, तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो पहले इसको मान लेते हैं यहाँ, है ना। क्या लिखेंगे कि माना यहाँ लिखेंगे माना बहुमंजिल भवन की ऊंचाई यच मान लें, यच मीटर। अब ये 8 मीटर में दिया है ना, तो मीटर मानिए। और क्या, दोनों भवनों के बीच की दूरी, दोनों भवनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी भैया, यक्स मीटर मान लीजिए, ठीक है। चलिए अब चित्र बना के देखते हैं। एक छोटा सा भवन बना लीजिए,
ओहो, चलिए कोई बात नहीं। और एक ब्लैक करिए इसको, एक ये छोटा सा भवन और एक बड़ा सा भवन। ये ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है, बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन। तो ये वाला मान लीजिए 8 मीटर ऊंचा है। कितना है? 8 मीटर। ये आपका 8 मीटर, इसको मानते हैं ए बी, और यहाँ मान लीजिए इसको मान लेते हैं ए और यहाँ बी, और ये सी और ये डी। ठीक है। अब आगे कहा जा रहा है कि भवन के शिखर से ना 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का और तल का अवनमन कोण, मतलब एक बार शिखर से फिर एक बार तल से, यहाँ से। अब कह रहे हैं अवनमन कोण, तो इस लाइन को ऐसे खींच लीजिए। तो यहाँ जो कोण बनेगा ऊपर, ये होगा क्या? अवनमन कोण। ये वाला तल वाला कितना है? 30 अंश, और ये पूरा 45 अंश। ठीक है। एक लाइन और इसको मिलानी है, इसको भी मिला दीजिए। ठीक है। अब समझ में आया क्या? 8 मीटर है। अब बहुमंजिल भवन की ऊंचाई इसको हमने माना है h, यहाँ लिख लीजिए h। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये हो गया h मीटर, और ये वाली दूरी x हो गई। ठीक, तो ये x है तो ये भी x ही होगा। ठीक है। अब उन्नयन कोण 30 अंश है, अवनमन कोण 30 अंश है, तो उन्नयन भी 30 होगा, उन्नयन भी 30 होगा। अवनमन 45 है तो अवनमन 45 होगा। बस समझ गए? अब देखिए, ध्यान समझिए, करेंगे क्या? यहाँ से हम लेंगे कौन सा त्रिभुज, एक बार 30 अंश वाला ले लीजिए, एक बार 45 अंश वाला। अब देखिए, जब 45 अंश वाला लेंगे तो इसमें लंब हमको ज्ञात करना है, आधार भी ज्ञात करना। तो लंब आधार हमको पता है, कर्ण से कोई मतलब नहीं है, तो लंब बटे आधार। यदि लंब बटे आधार है तो क्या लेंगे? tan थीटा। बहुत बढ़िया। तो यहाँ लिखेंगे क्या? त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा? 45 अंश वाला त्रिभुज कौन सा है? CDB। बहुत बढ़िया। CDB में, त्रिभुज CDB में क्या मिलेगा? tan 45। अब ये लंब बटे आधार यानी h बटे x, और 45 का मान 1 लिख लीजिए, और इधर आया h बटे x। तो यहाँ से मिल जाएगा x बराबर h। ये हो गया समीकरण 1। ठीक। फिर ले लेते हैं त्रिभुज दूसरा वाला, कौन सा है? दूसरा त्रिभुज कौन सा है? त्रिभुज 30 अंश वाला त्रिभुज कौन सा? C, इसको भी मान लें क्या? ABCD, इसको E मान लीजिए। ठीक है। तो अब यहाँ से कौन त्रिभुज होगा 45 अंश वाला? CEA, त्रिभुज CEA में। अब इस त्रिभुज में कितना लेंगे? tan 30 अंश, लंब बटे आधार। तो लंब इसमें कितना आएगा भैया? पहले इसको लिखेंगे। तो ये 8 है ना, कितना है? 8 है, तो ये भी 8 होगा। अब अगर ये 8 है, पूरा h है, तो ऊपर ये हो जाएगा h - 8। ठीक, ये हो गया कितना?
h माइनस 8। तो लंब कितना बन गया h माइनस 8। तो यहाँ लिखेंगे h माइनस 8 बटे आधार वही x, tan 30 का मान 1 बटे कर्डिम 3 और यहाँ से h माइनस 8 बटे x का गुणा 1 में x, इधर गुणा करिए √3 h माइनस 8 कर्डिम 3। ठीक है। अब क्या करें, समीकरण 1 से मान रख दीजिए। समीकरण 1 से x का मान रखने पर, अब समीकरण 1 से x का मान रखिए तो यहाँ आएगा h बराबर कर्डिम 3 h माइनस 8 कर्डिम 3। ठीक है। अब इसी h को इधर लाइए, इसको इधर लाइए, तो ये 8 देखिए कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 8 कर्डिम 3 बराबर कर्डिम 3 माइनस h। ठीक है। अब यहाँ से h कॉमन ले लीजिए, इसको पहले ले लीजिए। h कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 8√3। ठीक है। अब क्या करें भाई, यहाँ से अब क्या करेंगे, परिमेयीकरण कर लीजिए बटे करके। तो यहाँ से आपका आएगा कितना, h बराबर 8 कर्डिम 3 बटे √3 माइनस 1। अब ये √3 माइनस 1 है तो +1 से मल्टीप्लाई होगा, √3 + 1 अपान √3 + 1। ठीक। अब ये करिए h, अब √3 का करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। तो 8 और ये 3 है ना, 8 3 24 और प्लस 8 कर्डिम 3 का गुणा 1 में 8 कर्डिम 3, ये आ गया आपका। a प्लस बी ए माइनस बी करिए, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 3 माइनस 1, कर्डिम 3 का वर्ग 3, 1 का वर्ग 1। अब आ गया h। अब यहाँ से देखिए ये आ गया आपका, इसमें 2 कामन ले लें, 2 कामन ले लीजिए ऊपर से, तो कितना बचेगा, 12 प्लस 2 चौका 8 4 कर्डिम 3 और बटे में इसको घटाइए 2 आया, 2 से 2 काट दीजिए, तो ये ऊंचाई आ गई 12 प्लस 4 कर्डिम 3, ये ऊंचाई मिल गई भैया। अब यक्ष का मान निकालना है, तो यक्ष का मान देखिए यही उतना ये भी होगा, है ना, यक्ष और यश दोनों बराबर हैं, तो कर दीजिए बराबर। तो यक्ष बराबर भी कितना आएगा, 12 प्लस 4 कर्डिम 3 क्या मीटर, ये इतना मीटर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक हो गया। चलिए इसका अथवाब लगाते हैं। ये भूमि से एक बिंदु P से, भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए तो पहले तो एक भवन बनाते हैं, तो पहले देखिए जो निकालना उसको पहले मान लिया कीजिए, क्या, ध्वज की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी। तो मान लीजिए कि माना, यहाँ से लिखेंगे माना ध्वज दंड की लंबाई यक्स या यच कर लीजिए, यच और भवन बिंदु P से भवन की दूरी यक्स मीटर है। अब चलिए बना के देखते हैं। क्या, भूमि के एक बिंदु से 10 मीटर ऊंचे भवन, तो पहले तो 10 मीटर ऊंचा भवन बना लेते हैं। ये आपका 10 मीटर ऊंचा भवन हो गया। फिर
भवन के शिखर का बिंदु P से, चलिए यहाँ पर कोई बिंदु P ले लेते हैं और P से ये उन्नयन कोण कितना है 30 अंश है। और फिर भवन के शिखर पर एक ध्वज दंड है, यहाँ पर एक ध्वज दंड है, हाँ? और ध्वज दंड लहराया गया है। ध्वज के शिखर से इस बिंदु P की दूर का उन्नयन कोण कितना है, उन्नयन कोण 45 अंश है। चलिए अब ये सब रखिए क्रम से। पहले तो मान लेते हैं ये बिंदु, ठीक है, यहाँ लिखेंगे A B C D कर लीजिए, ठीक है। अब क्रम से मान रखिए बिंदु P, अच्छा ये P है, ये बाहर बिंदु P है। तो बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन, तो पहले तो ये 10 मीटर ऊंचा भवन बना दीजिए, इसको 10 मीटर दिखा दीजिए, ये है 10 मीटर। भवन के शिखर से उन्नयन कोण ये है 30 अंश, ठीक। और भवन के शिखर पर एक ध्वज दंड लहराया गया है और ध्वज के शिखर से इस बिंदु का उन्नयन कोण कितना है 45 अंश है, ये पूरा 45 अंश है इस त्रिभुज का ये कोण। अब ध्वज दंड की लंबाई इसको हमने माना है h, और बिंदु P से भवन की दूरी इसको मान लीजिए x, ठीक। अब लगाइए, अब पहले लेंगे कौन सा त्रिभुज, यहाँ ले लीजिए त्रिभुज ये पहले 30 अंश वाला ले लीजिए, त्रिभुज BCP, त्रिभुज BCP में अब लंब बटे आधार न होगा, तो लंब कितना है यहाँ tan 30 पहले लिख लीजिए, लंब कितना बन गया 10, तो 10 बटे आधार कितना है x, तो tan 30 का मान 1 बटे करड़िम 3 और 10 बटे x का गुणा 1 ना, x का x में और 10 का इधर 10 करड़िम 3, ये x का मान आ गया भाई, दूरी मिल गई हमको। या तो यहीं पे मान रख दीजिए 10 गुणे 1.732, अब 10 से गुणा करिए तो आएगा 17.32, ठीक है। ये इतना क्या मीटर, तो यही x का मान आ गया, दूरी आ गई, ठीक। अब क्या करेंगे, अब लेंगे कौन सा 45 अंश वाला त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज ACP, त्रिभुज ACP में यहाँ 45 लेंगे tan 45। अब ये लंब बटे आधार, तो लंब कितना है h धन 10, आधार कितना है x, 45 का मान 1 हो गया। अब इधर h धन 10 बटे x गुणा करिए तो x बराबर h धन 10 हो गया ये, ठीक है। अब ये x का मान रख दीजिए यहाँ 17.32 बराबर h धन 10, अब 10 को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो h बराबर 17.32 माइनस 10, अब इसमें से 10 घटाइए तो कितना आएगा 7.32 मीटर, ये हो गया ध्वज दंड की लंबाई, ठीक है। ये सारे प्रश्न हो गए, अभी कहाँ, ये चौथे का दोनों हो गया, ठीक है। अब पांचवा देखते हैं, पांचवा क्या करें, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, चलिए बनाते चलते हैं। एक बर्तन जो है ये उल्टे शंकु के आकार का है, ये उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है 8 मीटर,
h बराबर ऐसे लिख देते हैं 8 मीटर, ठीक। और इसके ऊपरी सिरा खुला हुआ है, ऊपरी सिरा खुला हुआ है, सिरे की त्रिज्या 5 सेमी है। तो यहाँ से त्रिज्या भी ऐसे करके बना लीजिए, अच्छा लगेगा। इसकी त्रिज्या जो है वो कितनी है, 5 सेमी। त्रिज्या जो है 5 सेमी। ऊपर तक पानी भरा हुआ है, इसमें ऊपर तक पानी भरा हुआ है, तो पूरा पानी भर दीजिए इसमें। ये पानी भरा हुआ इसमें। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिसमें प्रत्येक की त्रिज्या 0.5 सेमी वाला है, गोला है, इसमें डाली जाती है, ठीक है। शीशे की इसमें गोलियां डाली जाएंगी तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या बताइए। चलिए, जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख लेते हैं। चलिए, माना शीशे के गोलियों की संख्या क्या कीजिए, माना शीशे की गोलियों की संख्या n है, ठीक। शीशे की गोलियों की संख्या कितना मान लेते हैं, n है। अब यहाँ से ये भी मान लीजिए क्या कि शंकु है ना, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितनी है, 8 मीटर। और शंकु की त्रिज्या कितनी है, 5 सेमी। 5 सेमी, अच्छा ये 8 सेमी ये भी है। 8 सेमी और ये 5 सेमी। और इसमें जो गोली डाली गई है उसकी त्रिज्या कितनी है, गोली की त्रिज्या यहाँ लिखेंगे, गोली की त्रिज्या स्मॉल r बराबर 0.5 सेमी। ये सारी चीज़ें हो गई। अब समझिए ध्यान से, इसमें जब शीशे की गोलियां डालेंगे, हम क्या करेंगे, शीशे की गोलियां जब इसमें डालेंगे तो क्या होगा, ये शीशे की गोलियां मान लो इसमें पड़ गई, तो जब शीशे की गोलियां डालेंगे तो जितनी शीशे की गोलियां डालेंगे उसके आयतन के बराबर क्या होगा, पानी इसमें से बाहर निकलेगा। समझ रहे हैं, शीशे की गोलियों को जब इसमें डाल देंगे तो जितना आयतन होगा टोटल शीशे की गोलियों का, उतने आयतन के बराबर पानी इसमें से बाहर निकल जाएगा, यही ना होगा। अब देखिए, ध्यान दीजिए, कितना पानी बाहर निकला है इसमें से निकला है पानी 1/4, ठीक है। टोटल जितना आयतन है शंकु का, उसका 1/4 पानी बाहर निकला है। तो यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे शंकु का आयतन। ध्यान समझिए, शंकु का आयतन जितना भी है, ठीक है, उसका 1/4 पानी बाहर निकला है ना। जितना इसमें पानी है उसी का 1/4 बाहर निकला ना। कितना पानी होगा, जितना शंकु का आयतन होगा। अब शंकु के आयतन का 1/4 कर दिए हम, तो क्या मिल गया, बाहर निकले पानी का आयतन। अब बाहर कितना पानी निकल रहा है, जितना इसमें पूरी गोलियों का आयतन है, सारी गोलियों का आयतन जितना है, ठीक है। अब कुल गोलियों का आयतन कितना होगा,
एक गोली का आयतन गुणे गोलियों की संख्या, एक गोली का आयतन और गुणे गोलियों की संख्या कितना माने n। बस यही रख करके सॉल्व कर लीजिए इसको अच्छे से, ठीक है। ये अब इसको सॉल्व करिए भाई। शंकु का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, कितना, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, और 1/3 होता है तो 3 लिख लीजिए, और ये गुणे में नीचे 4 है उसको लिख लीजिए। अब इधर n, ठीक है, ये कितना है n, और एक गोली का आयतन कितना, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और ये गोले का, ये जो शंकु का आयतन है वो कितना है, शंकु की त्रिज्या है ये कैपिटल आर माने, है ना, दोनों त्रिज्याएं अलग अलग हैं तो अलग अलग मानना पड़ेगा। शंकु की त्रिज्या कैपिटल आर, गोले की त्रिज्या स्मॉल आर, तो स्मॉल आर लिखेंगे। हाँ, अब ये देखिए पाई से पाई पहले तो कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए। अब यहाँ बचा कितना है, आर स्क्वायर एच बराबर, ये 4 को इधर लाइए, 4 चौक 16, 4 चौक 16, आर घाते 3, और ये क्या है n, ठीक है। तो n का मान निकालना, तो n बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, n बराबर बना आर स्क्वायर एच बटे कितना, ये 16 लिखिए आर क्यूब, ठीक है। इसको बंद कर दो, ये बंद कर दो। अब देखिए ध्यान समझिए, यहाँ से वैल्यू क्रम से r और h की जब रख देंगे तो आपका n का मान यहाँ से आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से n का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, रखिए क्रम से, ठीक है। तो यहाँ से आएगा आपका n बराबर r, कैपिटल R कितना है 5, 5 का वर्ग करिए, वर्ग मतलब 2 बार, और स्मॉल h कितना है 8, इसको लिख लीजिए, और बटे में 16 है, इसको लिखिए। r कितनी बार है 3 बार, स्मॉल r का मान 0.5, इसको कितनी बार लिखेंगे 3 बार लिख दीजिए ये। अब इसको काटिए, कैसे काटेंगे, 8 दूनी 16, ठीक, और ये 5 से काटिए, 5 एकम 5, और ये आएगा 0.1, ये 5 एकम 5, ये आएगा 0.1, ठीक है। अब देखिए n बराबर कितना मिला, ऊपर तो सब कट गया, 1 लिख दीजिए, और बटे 5 दूनी 10, यहाँ लिखेंगे 5 दूनी 10, एक अंक दशमलव लगा दीजिए, 5 दूनी 10, एक अंक दशमलव, और इधर आगे बचा कितना है 0.1 गुणे 0.1। अब यहाँ से दशमलव को हटाएंगे कैसे, देखिए ये बटे 1 कोई मतलब नहीं, 1 का गुणा करेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0.1 ये भी 0.1, तो एक अंक पे है दशमलव ना 2 बार, तो 100 से गुणा कर दीजिए, तो 100 से ऊपर गुणा करेंगे, यहाँ 100 से गुणा करेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, है ना। तो n बराबर आपका आ गया 100। तो कितनी गोलियां इसमें डाली गई हैं, 100 गोलियां इसमें डाली गई हैं। समझ में आ गया होगा क्या किया गया। देखिए शंकु का आयतन कह रहे हैं कि एक उल्टे शंकु का है, शंकु के आकार का एक बर्तन है, ऊपर से खुला हुआ है, पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो इसमें कितनी गोलियां डाली जाएं कि 1/4 पानी बाहर आ जाए, तो टोटल पानी इसमें शंकु में होगा कितना, शंकु के आयतन का, और पानी कितना बाहर निकल रहा है 1/4, तो शंकु के आयतन का 1/4 कर दिए तो बाहर निकले पानी का आयतन हो गया। अब बाहर निकले पानी का आयतन होगा कितना, जितना कुल मिलाकर के गोलियों का आयतन जितना होगा, तो कुल मिला के गोलियों का आयतन कितना होगा, एक गोली का आयतन गुणे n के बराबर होगा। अब शंकु का आयतन पाई आर स्क्वायर एच बटे ऐसे करके सॉल्व कर लीजिए। एक गोली का आयतन इतना निकाले हैं, 3 3 काट दिए हैं, आर स्क्वायर एच बचा है, ये 4 चौक 16 कर दिए हैं, आर क्यूब n बचा है, तो n बराबर इसको नीचे करेंगे, आर स्क्वायर एच बटे 16 यहाँ मान रख करके काट दिए, आ गया है, ठीक है। चलिए अब लास्ट इसका अंतिम प्रश्न,
क्या करें कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। ठीक है, पहले गोलाकार बनाइए इसको, ये गोलाकार ये बन गया। ऊपर बनाना है क्या, बेलनाकार इसकी गर्दन है, बेलनाकार इसकी गर्दन है। ठीक है, ये हो गया, बेलनाकार गर्दन है, तो इसको भी बना दीजिए ऐसे। तो ये बन गया। अब इसमें कौन सी माप कितनी है इसको भी लिख लीजिए। तो ये आपका बेलनाकार गर्दन है, इसकी लंबाई 8 सेमी है, तो ये लंबाई जो है ये 8 सेमी कर दीजिए। फिर व्यास जो है वो 2 सेमी है, ये हो गया 2 सेमी, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेमी है, ये है 8.5 सेमी है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन कितना 345 वर्ग सेमी आया है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, मानते हुए कि उपरोक्त मापन में आंतरिक मापन है, पाई का मान 3.14 रखना है। ठीक है, चलिए पहले मान लेते हैं बेलन है ना, जो बेलनाकार भाग है, ये बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर कितना 8 मीटर, और त्रिज्या कितनी है r, ये 2 व्यास है बटे 2 कर दीजिए तो आएगा कितना 1 मीटर, त्रिज्या मिल गई। अब ये गोला जो है उसका निकाल लीजिए, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या कैपिटल R कितना 8.5 बटे 2 मीटर, ये हो गया। अब पूरे बर्तन का आयतन निकालना है हमको, तो पूरे बर्तन का आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरे बर्तन का आयतन निकालिए, कैसे निकालेंगे, पूरे बर्तन का आयतन कैसे निकालेंगे भाई, थोड़ा और छोटा करिए इसको। पूरे बर्तन का आयतन निकालना है, बर्तन में क्या निकालना है, भरे सकने वाले पानी का आयतन। बर्तन यहाँ लिखिए, बर्तन में रखे पानी का आयतन, बर्तन में रखे पानी का आयतन कितना होगा, ये होगा गोले का आयतन, नीचे गोलाकार है ना, गोले का आयतन, और धन ऊपर कैसा है, बेलन है, बेलन का आयतन या बेलनाकार भाग का आयतन। ठीक है, तो गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब, और बेलन का पाई r स्क्वायर h। बहुत बढ़िया, तो ये रखिए 4/3, पाई का मान तो कटने वाला नहीं है, तो एक काम करिए कि पाई को पहले ले लीजिए कामन। ठीक है, पाई जब कामन लेंगे तो बचेगा कितना 4/3 r क्यूब, और प्लस पाई कामन लिए हैं r स्क्वायर h। अब यहाँ मान रखिए क्रम से पाई, तो 4/3, कैपिटल R कितना है 8.5, कितनी बार लिखेंगे बटे 2 है, r क्यूब हो गया। देखिए 4/3 r क्यूब। ठीक है, r का मान जो है 3 बार उसको लिख दिया गया है, और प्लस स्मॉल r कितना है 1 का वर्ग प्लस 1 प्लस, अच्छा गुणा है
1 गुणे एच, स्मॉल एच कितना है 8, यहाँ लिखिए 8। अब इसको सॉल्व करिए, 2 दूना 4 और ये 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। अब 3 से तो कटेगा नहीं, एक काम करिए इसको 3 से काट दीजिए, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, बचा 2, तो 2 बचा, तो 3 अठे 24 और 1 बचेगा, 3 तियाँ 9, तो 2.83 लिख लीजिए, बहुत है। अब क्या करेंगे, 8.5 गुणे 8.5 करिए। चलिए यहाँ से करते हैं, ये पाई ऐसे ही रहने दीजिए। 8.5 गुणा करेंगे, 5 पच्चे 25, 5 पच्चे 25 और 9 8 72, तो ये इतना आएगा ये गुणा करने पर ना। इसको बताया ना कैसे गुणा करना है। चलिए, तो 2.83 ये हो गया, और नीचे बचा है कितना 2, नीचे बचा है 2, ठीक है। इतने का ये हो गया हमारा। अब +8 भी बचा है, इसको लिख लीजिए। अब क्या करेंगे, इसको गुणा करके 2 से भाग दीजिए, ठीक है। गुणा से करके 2 से भाग दीजिए और पाई का मान 3.14 रखिए, ठीक है। तो गुणा करें कि कर लेंगे आप लोग, इसको कर लेंगे, है ना। क्या करना है, इसका गुणा करिए, 2 से भाग दीजिए, ठीक। गुणा करके 2 से भाग दीजिए, यहाँ कुछ आएगा, और प्लस उसमें 8 को जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद जितना आएगा उसका गुणा कर देंगे। तो यदि 345 आता है तो उस बच्चे का उत्तर सही है, नहीं आता है तो इसका उत्तर गलत है। तो आप कमेंट में बताएंगे कि इस बच्चे का उत्तर सही है या फिर गलत है, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।